बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट शहला और प्रोग्राम है हमारा तिब और सेहत, जो कि इंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजमेंट का प्रोग्राम है और डीएम डिजिटल की दामन से पेश किया जा रहा है। और तिब और सेहत में हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। अलहाज हकीम सैयद शफ़क़त अली शाह, और जो है आप सब जानते हैं उनको, काफ़ी देर से डीएम से प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे नए व्यूअर्स भी होंगे, तो मैं उनका जो है तारुफ़ दे देती हूँ जो पहली बार भी प्रोग्राम देख रहे हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए। पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा के मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता और 7 पुश्तों से माहिर ख़ानदानी मौलिज, जो कि आपको पता है जब 7 पुश्तों से हैं तो किसी तारुफ़ के जो है मोहताज नहीं हैं। इनके वालिद ग्रामी अलहाज हकीम सैयद असग़र अली शाह मरहूम, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अपने वक़्त के मारूफ़ जो है मौलिज थे। ख़ुसूसी तौर पे बेऔलादी और माहिर अमराज दरीना पचीदा पर मुकम्मल दस्तरस रखते हैं। अब उनके फ़र्जंद जो अलहाज हकीम सैयद शफ़क़त अली शाह माहिर ख़ानदानी मुआलिज हैं। बेऔलादी और तमाम जिल्द यानी कि स्किन के जो डिजीज़ हैं, मर्दाना और ज़नाना अमराज, कमज़ोर बच्चों का इलाज, जो बच्चे चलने और फिरने और बोलने में कमज़ोर होते हैं, सुस्त होते हैं, बाकी ज़्यादतीस, सांस की तकलीफ़, जोड़ों का जो दर्द होता है, वो तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है। अब पहले सिर्फ उम्र के लिहाज के साथ होती थी, लेकिन अब जो है जवान जो हमारे हैं बुज़ुर्ग हैं, जोड़ों का काफ़ी मसला है। बाकी बर्स, फुलबेरी, सफ़ेद जो दाग होते हैं, और हेपेटाइटिस सी और जो बी है। बाकी पत्थरी, गुर्दा, मसाना, पित्ता और प्रोस्टेट ग्लैंड का बग़ैर ऑपरेशन इलाज तिब्बी तरीके से करने में महारत रखते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई आप का सवाल हो, किसी भी जो है आपको सेहत का कोई प्रॉब्लम है उसके हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। स्किन के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप पूछ सकते हैं, और उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और नंबर हमारा मेरे हाल में आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा अब तक, उस पर कॉल करके आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपने साथ साथ आपका जो डॉक्टर जीपी है, अगर आपका कोई हेल्थ का इशू है तो साथ साथ जो कि आपका डॉक्टर जीपी है अपना, उसके साथ भी आपने राब्ते में रहना है। बाकी हकीम साहब यहाँ पे रेमेडीज़ भी बताएंगे उनकी तरफ से, लेकिन साथ साथ आपका अपने जीपी से भी राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप कॉल करिए और शामिल होइए। कोई भी क्वेश्चन है तो हकीम साहब पूरी कोशिश करेंगे उसका जो है जवाब देने की, तो आप कॉल करके शामिल हो सकते हैं। नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर है। अभी मैं आपको ज़्यादा देर नहीं करवाऊँगी। आप बोलेंगे कि बोलती जाती है। हकीम साहब की तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं हम भी कुछ सवाल, और आप भी कॉल करिए और आप भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत नवाजिश है पूरी टीम की। हमें मदद करते हैं और हमारी कोशिश होती है अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हम अपने मज़ीद नाज़रीन को कुछ न कुछ टाइम ज़रूर दें। सबसे पहले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन का, जो हमारा प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में जो इल्म हमने अपने बुज़ुर्गों से प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल किया है, वो अपने जो मज़ीद नाज़रीन तक पहुँचा सकें, ताकि बनी इंसान का फ़ायदा हो। हमारा ताल्लुक़, जैसा कि आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया है, कि ऐसे मज़ीद सादात तिब्बी घराने से है जो 7 पुश्तों से बनी इंसान की खिदमत कर रहे हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह बनी इंसान की खिदमत करते रहें। और मैं भी एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। बाकी हकीम साहब, कॉलर भी आपके आ गए हैं हमारे साथ, तो उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैंने हकीम साहब से पूछना है। जी जी। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट इस्तेमाल किए हैं, डाइट्स वगैरह और प्रोग्राम्स भी किए हैं, मगर ओबेसिटी का मुझे बहुत प्रॉब्लम है। ये बड़ा मसला, ये तो आप बेटी में है। ये ओबेसिटी का मसला तो इतना बड़ा है, ये सबका मसला बन चुका है आजकल, पता है?
जी जी। कभी कभी तो हम लोग कंट्रोल भी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, ये तो हकीम साहब ही बताएंगे कि ऐसा मसला क्यों है, ये क्या वजह है। जी हकीम साहब, अगर कोई चीज़ वो सजेस्ट कर सके तो इट विल बी वेरी नाइस। हाँ, और इनसे आप कुछ पूछना हाँ चाहेंगे जी, हकीम साहब? एज कितनी है आपकी? 52। 52। और आपका कद कितना है? 5'3". और वेट? 14 stones। 14 स्टोन। ठीक है, आप प्रोग्राम देखती रहे इंशाल्लाह ताला। आप देखती रहिए, आप टीवी से सुनिए, हकीम साहब आपका जवाब देते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश होती शुक्रिया। है कि हम जो है जर्नल जो है बता सकें, ताकि ना सिर्फ हमारी मस्जिद जो मोहतरमा निकाल की, बल्कि दूसरे हमारे जो ख्वातीन मर्द जो प्रोग्राम देख रहे हैं सबके लिए फ़ायदा हो। बिल्कुल सही। इसके लिए जो मोटापा है ये बहुत सी बीमारियां जो है वो जन्म देता है, और इससे इसको हर सूरत में जो है इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मोटापे की वजह से अमराज़ क़ल्ब का मसाइल, तख़बीरी कैफियत, मैदे के मसाइल, बहुत सी ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं, कब्ज़, ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत से ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं, और इसको हर सूरत में बेहतर करना है। जब तक हम अपना लाइफस्टाइल, डाइट को तब्दील नहीं करेंगे, कभी भी आपका मोटापा कम नहीं होता। कितनी भी आप कोशिश कर लें, कितनी भी आप एक्सरसाइज कर लें, और कितना भी आप वॉक कर लें, अगर आपकी डाइट सही नहीं है और वो डाइट प्लान जो आपको एक माहिर मालिज तजवीज़ करके देता है आपकी नब्ज़ देखने के बाद आपके मिजाज के मुताबिक, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती। मिसाल के तौर पर आपको बताते हैं कि जब मालिज किसी की नब्ज़ देखता है तो सारी उसकी हिस्ट्री जो ली जाती है कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, डायबिटीज़ तो नहीं है, और कोई आपको मसाइल मैदे के तो नहीं, कोई और मसाइल तो नहीं है, उसको मद्देनज़र रख के हर एक का डाइट प्लान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, एक नहीं होता। और अगर हमारा डाइट प्लान सही हो जाए और हम वक्त पे खाना खाएं, और जो पानी वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, और ख़वातीन के मसाइल मर्दों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं मोटापे के। जी जी। कई ख़वातीन को जो है ख़ास तौर पर जब बच्चे की पैदाइश के बाद दोबारा बॉडी उस शक्ल में नहीं आती, बिल्कुल सही, बिल्कुल जो पहले थी, वो भी हमारी जो है कुछ लापरवाहियाँ होती हैं, कुछ हम तवज्जो नहीं देते कि डिलीवरी के बाद हमने कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो हमारे रवायती तरीका में ये इसको बहुत अहमियत दी जाती थी। अब देखें कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके बाद हमारी बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन कोशिश करती हैं कि उनको कोई ठंडी चीज़ें ना दी जाएं। बिल्कुल सही, ठीक है, ताकि ठंडी चीज़ें जो फ़ैट को डिपॉज़िट करती हैं, और जो हम देती हैं ऐसी कि पानी पीना है वो भी नीम गर्म पीना है, ये सारी चीज़ें जो हैं कि फ़ैट डिपॉज़िट ना हो और दोबारा बॉडी की शेप जो है असली शक्ल में वो आ जाए। जो लोग ऐसी तवज्जो नहीं देती उनको फिर ये प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा हमने जब डाइट को इस्तेमाल करेंगे तो डाइट में कौन कौन सी ऐसी डाइट होनी चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, और उसको जो है पानी जो हमेशा जो कोशिश करनी चाहिए, कितनी भी देखें गर्मी हो ना तो कोशिश एक तो हकीम साहब यहाँ का मौसम भी ऐसा है, पानी पीने ही नहीं होता, समझ नहीं आती, बंदा पानी पी नहीं सकता। पानी के आप कितना ज़रूरी है। कॉलर भी मेरे हाल हैं तो उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं रास्ते से बोल रही हूँ, और मैंने ना हकीम साहब से कुछ पूछना है। जी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, वो मेरे ना सोराइसिस बहुत है, वही ठीक है, उसके बारे में पूछना था कि इनके पास कोई है ऐसी। जी सही, ठीक है। कितने अरसे से है मोहतरमा आपको? पहले तो थी 7-8 साल हो गए थी, तो फिर डॉक्टर ने भेजा था वो सेल्फर्ड रॉयल हॉस्पिटल ना, तो वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट की थी, वो साल ही आराम रहा है, तो अब फिर दोबारा हो गई है, अब सारी बॉडी पे ही है। ठीक है, और ऊपर से छिलका उतरता है? जी।
खारिश ज़्यादा होती है? खारिश बहुत होती है, कई दफ़ा इतनी होती है कि आपका जिस्म गर्म रहता है ज़्यादा? हाँ जी, वो वहाँ से बहुत हीट निकलती जहाँ जहाँ खारिश है ना। जी जी, हाँ जी, ठीक है। आप प्रोग्राम देखती रहें, इंशाअल्लाह ताला आपको बताते हैं। शुक्रिया जी। आप टीवी से सुनिए, हकीम साहब आपका जवाब देते हैं जी। देखें, सोरियासिस एक ऐसा जल्दी मर्ज़ है जो बहुत ही हठीला मर्ज़ है, सही, आसान नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि अब हम एक प्रोग्राम में कॉल की तो इसका हल मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारा जो ये सोरियासिस के बारे में हमारे बुज़ुर्ग भी बहुत इसका महारत रखते थे जल्दी अमराज में, जैसे कि आपने प्रोग्राम में भी बताया। अब सोरियासिस के लिए ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो से एक अगर माहिर मालिज जिसको इस मर्ज़ के बारे में सही पता हो और इसके बारे में उसकी वसी नॉलेज हो कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ, कौन सा परहेज़, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, और उस पर मरीज़ भी मुस्तकिल मिजाजी, ये ऐसा मर्ज़ नहीं कि फौरी तौर पर कोई भी टोटका या कोई ऐसी चीज़ ली हो और उससे फौरी तौर पर ठीक हो जाए। ऑब्वियसली हकीम साहब, इतना लंबा जब मर्ज़ चल रहा है तो वो एक कॉल से क्या ठीक होगा, तो उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर ऐसी जड़ी बूटी हैं लगाने के लिए भी, खाने के लिए भी, और जब हम उसको मुस्तकिल मिजाजी बिमा परहेज़ उसका इलाज करते हैं तो शाफ़ी मुतलिक इंशाअल्लाह ताला बेहतरी फरमाता है। और इसके लिए चंद आयात भी पढ़ने के लिए दी जाती हैं जो कि अगर पढ़ी जाएं तो उसके असरात भी ऐसे इस में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। एक तो इनके लिए जो मैं ग़िज़ा में चंद चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि अद्वियाती जो चीज़ें हैं, जो जड़ी बूटी हैं, जो रेमेडीज़ हैं, वो तो सिचुएशन को समझ कर ही जो है बेहतर बताया जा सकता है। और डाइट प्लान भी प्रॉपर जो है वो नब्ज़ देखने के बाद, इसके साथ साथ और रिलेटेड कोई ब्लड प्रेशर वगैरह या ऐसा मर्ज़ तो नहीं है। इनके लिए है गाजर का जूस जो है फ्रेश निकाल कर, और उसमें 1 चम्मच जो है आंवले का जूस और 1 चम्मच जो है जामुन का जूस, वो मिलाकर अगर ये सुबह और शाम उसको सूरत गाफिर पारा नंबर 24 आयत नंबर 40 पढ़ कर इस पर दम कर कर सुबह और शाम लिया जाए तो इसमें इसकी शिद्दत में कमी आना वाक़या हो जाती है। लेकिन मुस्तकिल इलाज के लिए किसी माहिर मालिज से ज़रूर मशवरा करके डाइट प्लान, परहेज़ और कौन कौन सी जो जड़ी बूटियाँ फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, कौन कौन सी ऑइंटमेंट ऐसी जड़ी बूटियों की हो जिससे ये मर्ज़ बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। सही। हकीम साहब कॉलर भी हैं हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं ताहिर बोल रहा हूँ लंदन से। ताहिर जी जी। ताहिर साहब क्या पूछना चाहेंगे आप हकीम साहब से? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पाँव में बहुत जलन होती है और रात को मैं जब सोता हूँ तो 3-4 घंटे के बाद मेरी आँख खुल जाती है और मेरे पाँव की जो तली है नीचे की उसमें बहुत जलन होती है। फिर मैं ठंडे पानी से धोता हूँ और कभी ठंडा तौलिया भी पाँव के साथ रखता हूँ, तो इसके लिए कुछ पूछना। ताहिर साहब, आपको शुगर वगैरह तो नहीं है? जी नहीं, शुगर नहीं है। ठीक है। कितने अरसे से ये अलामत आपको हो रही है? ये तकरीबन 1 साल, नियर 1 साल होने वाला। और एज कितनी है आपकी? I'm 39। देखें, इसके तो लिए मैं इधर डॉक्टर के पास भी गया, डॉक्टर ने ब्लड भी चेक किया तो डॉक्टर बोलता है कि एवरीथिंग नॉर्मल है। ठीक है। आप जो भी है अपने जीपी से भी राब्ते में रहें और इसके साथ साथ जो है आपको जो मैं ग़िज़ाई तरीका इलाज बताता हूँ वो आप उस पर अमल ज़रूर करें और आप फिर देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके लिए ये सबसे बेहतर ये है कि आप सुबह नाश्ते में तलबीना एक ऐसी ग़िज़ा है जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है, जिसको आपने बकरी के दूध में पकाकर और इसमें 1 चम्मच छोटी मक्खी का जंगली शहद मिलाकर सुबह के नाश्ते में ये ज़रूर लें। और मौला अली के घराने में जब कोई बीमार होता या बीमारी के बाद तो फौरी तौर पर ताकीद की जाती थी कि तलबीना का आप इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर है।
نہ صرف بیماری کی صورت میں بلکہ تندرستی کی حالت میں اگر ہم اس کو معمول بنا لیں، تلبینہ کو صبح کے طاہر صاحب میرے خیال میں شاید ساتھ ہیں، سن رہے ہیں آپ؟ نہیں، میرے خیال میں کہ کال ڈراپ ہوگی. جی آپ اگر ہم ہر کوئی اپنے گھر میں سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تلبینہ کا استعمال شروع کر دیں تو بہت سی ہم جو علامات سے ہم بچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ امیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہے، انرجیٹک ہے، بلڈ پریشر کے لیے، کولیسٹرول لیول کے لیے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اب میں خود ذاتی طور پر جب سے میں تلبینہ کا استعمال کرتا ہوں، جس دن میں گھر سے باہر ہوتا ہوں، کیونکہ جیسا کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میری ہفتہ وار مصروفیت بہت زیادہ ہوتی. کل میں برمنگھم سے آیا ہوں، پرسوں میں لنڈن میں آپ بتا رہے تھے کل برمنگھم سے آپ آئے تھے. تو اسی طرح میں اب نیکسٹ سیٹرڈے کو میں ہوں گا لنڈن میں ساؤتھ ہال میں، اور اب 2 ویک کے بعد میں جاؤں گا برمنگھم میں. ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے انشاءاللہ تعالیٰ میں مانچسٹر میں ہوں گا. چلیں جی، کالر بھی ہیں حکیم صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. مجھے کافی عرصے سے ہیپاٹائٹس سی ہے. ہیپاٹائٹس سی؟ جی 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 جی. تو میں نے انجیکشن بھی لگوائے ہیں، تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں. تو ابھی میں میڈیسن کھا رہی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیور تھوڑا سا ڈیمیج ہو چکا ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، دوائی لیتی رہیں، مطلب یہ لائف ٹائم میں. تو حکیم صاحب سے بات کرنا تھی کہ میرے لیے کوئی نسخہ ہے. جی جی حکیم صاحب سن رہے ہیں، آپ بات کیجیے. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ محترمہ، آپ سب سے پہلے تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ بیماری کو سمجھنا. اس کے لیے ہوتا ہے لیور جو فنکشن ٹیسٹ کی رپورٹ، کیا سچویشن ہے، کتنا ڈیمیج ہوا ہے لیور، اس سب کو سمجھ کر ایک ماہر دیکھیں وہ تو رپورٹس کیا بتاتی ہیں، بتانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ساری سچویشن کو سمجھنا ہوتا ہے. جب ایک مریض پوری علامات کو سمجھ کر اور اس کے مطابق پھر آپ کو سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائٹ پلان تجویز کیا جائے. ڈائٹ پلان کی بہت اہمیت ہوتی ہے. وہ ڈائٹ پلان جو کہ آپ کے مزاج کے مطابق ہو اور جس کے استعمال سے جو علامات بیماری کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہیں اس کو آہستہ آہستہ کم کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جڑی بوٹیاں جو اللہ تعالیٰ نے جن جڑی بوٹیوں میں ایسی شفا یابی کا عمل رکھا ہے، اور وہ جڑی بوٹیاں خصوصی طور پر ایک ماہر معالج اس کو سمجھ کر دیکھیں. میں ابھی میرے پاس سندھ میں لاسٹ 3-4 منتھ سے ایک پیشنٹ تھا جس کو سملر ایسی تکلیف تھی، لیکن میں نے کبھی بھی ایسا ڈائریکٹ کیس نہیں لیتا جب تک اس کا ٹیسٹ وغیرہ سارا کچھ جو ہوں اس کو سمجھ کر کہ اس میں فردر کیا امپرومنٹ کس طرح ہو سکتی ہے، اور جو بھی طریقہ علاج جو کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے گھر سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ آخری دم تک کبھی بھی نامید نہیں ہونا اور کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں کسی انسان نے پیدا نہیں کی، اور اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کی رکھوالی اللہ ہی کرتا ہے. اور اس نے کیوں پیدا کی ہیں اگر یہ انسان سمجھ لے کہ انسان کی بیماری سے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض میں ہر موسم کے مطابق ہر خطہ میں وہ جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں. اگر انسان تھوڑی سی کوشش کر کے ان کا استعمال کرے تو یقینی طور پر شافی مطلق بہتری فرمانے. بالکل آپ نے درست فرمایا. حکیم صاحب کالر بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں نام تو نہیں بتانا چاہتی، میں کوئی بات بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا سوال ہے بتائیے. جی میرا سوال ہے حکیم صاحب سے، موٹاپا بہت زیادہ ہے اور ہڈیوں کا درد ہے، سوج گھٹنوں پہ بہت زیادہ ہے، باڈی پہ بھی اس کا. اور مجھے یہ بھی بتا دیں تو یہ تبلیغ کیا ہے اور کہاں سے ملتا ہے؟ صحیح. آپ حکیم صاحب آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو؟ جی ان کا ایج، آپ اپنی ایج آپ کی کتنی ہے؟ اور ویٹ 55 سے اوپر ہے. اچھا، اور ویٹ کتنا ہے آپ کا؟ بہت زیادہ ہے.
ठीक है। और हाइट में हाल में आपकी कितनी? हाइट भी लंबी ऐसे। मोहतरमा कुछ भी नहीं बताना चाहती ना तो नाम बताना चाहती हैं, ना जगह बताना चाहती हैं। चलिए नाम तो ठीक है, जगह भी ठीक है, आप नाम बताएं। बर्मिंघम से बोल रहे हैं नजदीक बर्मिंघम। नहीं नाम तो जगह चलें ठीक है, लेकिन आपकी हाइट आपको पता है कि कितनी होगी? जी 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 5 से 5'11". 5'11" तो माशाल्लाह। माशाल्लाह आप मतलब है अल्लाह ताला ने आपको दराज का बनाया है, तो आप ऐसे तो ना कर कुछ ना कुछ बताएंगी तो उसका हल भी बताएंगे। वेट आपने कभी किया हो तो कितना है? वेट मेरा 15 से ऊपर है। 15 स्टोन से ऊपर। जी ठीक है सही जी। अब देखें जब भी स्ट्रक्चर का वजन बढ़ेगा तो हमारी बॉडी के घुटनों में बहुत हो जाए ना। वो सही जो सही है आप हकीम साहब आपको जवाब देते हैं, आप टीवी से सुन लीजिए ठीक है। अच्छा जी शुक्रिया। जब वज़न इंसान का बढ़ जाता है तो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर लोड पड़ता है। लोड पड़ने से हमारा जो है उसके ऊपर फिर बहुत से मसाइल शुरू हो जाते हैं, और जब हमारी डाइट सही नहीं होती यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है, गोश्त का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, स्टार्ची फूड का इस्तेमाल हम ज़्यादा, चावल वगैरह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और उससे ये होता है कि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है उसकी जब हमारे आर्टरीज़ में जब खून की सप्लाई जब जारी होती है उसमें क्रिस्टल से बन जाती हैं और इसमें रुकावट पैदा हो जाती है, वो उस हिस्से में स्वेलिंग होती है और दर्द होना शुरू हो जाती है। और ये सारी रिलेटेड हैं कि डाइट प्लान कैसे कवर किया जाए, उसको कौन सा डाइट प्लान जो कि इनके मिजाज के मुताबिक हो, और जो जुमला अलामात हैं उसको मद्देनज़र रख के ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और जैसे इनको दर्दें वगैरह हैं ऐसी ग़िज़ा हो जो कि यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करे और मोटापे को भी कम करे। और फिर ये अमूमन लोग ये होता है ऐसी सिचुएशन में लोग ये कहते हैं जी खट्टी चीज़ें खा लें जिससे ये है लेमन वगैरह, इससे मोटापा कम होगा, लेकिन उसमें तेज़ाबियत ज़्यादा होती है और वो और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। इसलिए कोई भी डाइट प्लान जो है वो किसी माहिर मालिक से जो मरीज़ की नब्ज़ देख के बनाता है वही फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल सही, हम इधर के उधर मशवरे सुने, खुद ठीक एक है। दूसरे को इसके लिए जो है मोटापे के लिए अरक मुहज़ले ख़ास जो है ये नंबर 1, 2 और 3 2 चम्मच अरक आधी प्याली नीम गर्म पानी में। अगर शुगर नहीं है तो फिर 1 चम्मच उसमें छोटी मक्खी का जंगली शहद मिलाकर सुबह और शाम लें। और इसके लिए स्लिमिंग जो सूप होते हैं वो भी हम तजवीज़ करते हैं, और वो अगर इस्तेमाल किए जाएं जिसमें चंद जड़ी बूटियाँ भी होती हैं और चंद जो है उसमें सब्जियां वगैरह भी होंगी, और वो अगर इस्तेमाल किया जाए उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। और हकीम साहब वो तलबीना के बारे में भी पूछ रही थी, वो तलबीना जो है, तलबीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है, और मौला अली के घराने में इसको जब कोई बीमारी की वजह से कमज़ोर होता था तो उसको ये तजवीज़ किया जाता था और उसको ताकीद की जाती थी आप तलबीना इस्तेमाल करें। ये जौ का मरकब होता है, मशीनों से तैयार होता है, घर में तैयार नहीं हो सकता, इसमें और भी मरकब होता है, और इसको जब इस्तेमाल किया जाए क्योंकि ये भी सुन्नत नबवी है, और साथ में जब हम बकरी का दूध कहते हैं उसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत शफा रखी है और वो भी सुन्नत नबवी है। तीसरी चीज़ जब हम छोटी मक्खी का जंगली शहद, ये भी आम शहद नहीं होता, ये स्पेशल शहद होता है जो कि फूलों से जो मक्खी फूल का रस चूस कर बनाती है, और वो जिस पौधे से जिस फूल से उसने रस चूसा होता है उसके असरात भी वही होते हैं। सही। हकीम साहब कॉलर नेक्स्ट हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 वालेकुम सलाम, मैं दोबारा आई हूँ। जी जी आपको दोबारा वेलकम करते हैं, बोलिए जी। जी ये हकीम साहब कहते हैं डाइट प्लान, अगर मैं ड्रेस दूँ तो ये डाइट प्लान भेज देंगे घर? देखें कोई भी डाइट प्लान ऐसा नहीं प्रिंटेड होता कि वो हर एक को फिक्स आ जाए। मैं तो यही बता के मेरे को तकरीबन बहुत अरसे से मुख्तलिफ टीवी पे भी प्रोग्राम करता हूँ, डीएम जब से शुरू हुआ है मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ, और मेरी यही ताकीद होती है कि एक चीज़ नहीं होती कि हम प्रिंट उठा के आपको दे दें। जब ये सारा देख के नंबर्स को, सिचुएशन को समझकर और उसके मुताबिक फिर डाइट प्लान जो है बनाना पड़ता है। जंगली शहद कहाँ से मिले? कोई भी चीज़ की आपकी जो हम बताते हैं उसकी रहनुमाई चाहिए हो तो वो
آپ ہم سے لے سکتے ہیں. اس کے لیے اگر گوگل سرچ میں جائیں تو ہمارا نام ہی ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں سب انفارمیشن مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر انٹرنیٹ پہ بھی مجھے چھوٹی جنگلی بیری کا شہد بتائیں کہاں سے ملتا ہے. اگر آپ کو مزید کوئی ہو پروگرام ختم ہونے کے بعد میں 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا. آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہو. پروگرام جب ختم ہوگا اس کے 15 منٹ بعد تک بھی حکیم صاحب ادھر ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. باقی آپ کو اگر نمبر ان کا چاہیے تو آپ ہمارے پروڈیوسر سے بات کر سکتی ہیں. جی 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 حکیم صاحب. ہاں جی دیکھیں اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے ہی ہر کام ہمیں کتنی بھی پرانی بیماری ہو ہمیں ایسے کوئی ٹپ مل جائیں کہ ہم جو ہے گھر بیٹھے ہی اس کو کر کے اور بہتری لے آئیں. بالکل دیکھیں ہر کام کے لیے ایک پروفیشنل کی ضرور پڑتی ہے اور وہ اپنے تجربے کے مطابق. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ہم چیزیں بتاتے ہیں پہلے تو خالی ان چیزوں کو حاصل کرنا ہر آدمی اس کو یہاں ملنا بھی بہت مشکل ہے. دوسرا یہ کہ جو دوائیوں کا بنانا جیسے کوئی حلوائی مٹھائی بناتا ہے دیکھنے میں تو لڈو بہت آسان ہوتے ہیں لیکن ہر گھر میں تو نہیں بنا سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر گھر میں بنائے گا بھی تو وہ چیز وہ ذائقہ وہ چیز وہ نہیں آتی. وہ جس کا کام ہے اسی کو جو پروفیشنل ہے وہی اس کو بہتر دوائیوں کا کام تو بہت آگے ہے. بالکل اس کو ایک دوائی کا ایکسٹریکٹ نکالنا پہلے صحیح دوائی کی اس کو حاصل کرنے میں وایا وہ چیز صحیح ہے بھی کہ نہیں. ہمارے ملکوں میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں آپ ایک چیز لینے جاؤ اس کے پاس نہیں ہوگی وہ بھی دے دے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ دکاندار ادھر تو ایسے ہی ہیں. اگر ایک چیز آپ مانگیں وہ آپ کو پوری کر کے دے دے گا کوئی اور چیز بھی پیسے لے لے گا. لیکن اگر آپ کو شناخت نہیں ہے آپ لے لیں گے تو پھر کہیں گے جی میں نے تو استعمال کیا. اور پھر اس کو بنانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. جیسے بوٹیوں کا ایکسٹریکٹ نکالنا اس کے بعد مختلف طریقوں سے اس کو بنانا کئی دن لگ جاتے ہیں کئی مہینے لگ جاتے ہیں ایک دوائی تیار کرنے میں اور پھر وہ دوائی جو ہے اثر کرتی. بالکل صحیح. اچھا حکیم صاحب یہ موٹاپے کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی اور زیادہ کالر اسی چلیں ہم بریک کا ٹائم ہے تو اس کے بعد یہیں سے شروع کرتے ہیں. جی ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. آپ سے واپس آ کے ملیں گے بریک کے بعد. چیزیں ہوتی ہیں اس سے یار بریک میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی ٹھیک. آپ سنائیے. ملتوا یہ جی ایم ٹی کی تو لینا. جی آپ نے حکیم صاحب سے بات کر لی ہے نا. آپ کر لیجیے حکیم صاحب سے بات. جی السلام علیکم محترم. بولیں. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حکیم صاحب؟ ٹھیک ہو؟ شکر. کون صاحب بول رہے ہیں کدھر سے جناب؟ میں بریڈ فورٹ سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیں. جی میں تھوڑا کمزور ہوں جی اپنے مردانہ میں. آپ ایسا کریں کہ میرا ٹیلی فون نمبر لکھیں. جی 07 ایک منٹ 07 98 422 98 45. جی حکیم شفقت علی شاہ. یہ آپ 2 بجے کے بعد ٹیلی فون کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. خدا حافظ. مجھے بھی کوئی. اور میرا مائک بند کرو. ہو گیا.
जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा तिब और सेहत और हमारे गेस्ट जो हैं हकीम शफ़क़त अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अगर उनसे कुछ रेमेडी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉल करके आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर है, आप आइए, आपका कोई भी सवाल है पूछिए, लेकिन अपने डॉक्टर जीपी से भी साथ साथ ज़रूर राब्ते में रहिएगा। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि मोटापा स्लिमिंग के लिए। जी। अब देखें, जहाँ हमने कहा है कि बहुत सी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि अगर हम प्रॉपर डाइट प्लान के मुताबिक उस पर जब हम अमल करते हैं तो यकीनी तौर पर वज़न जो है, आज आप वज़न कर लें अपना और 1 महीने के बाद आप वज़न करके देख लें कि कितना आपको कम हो जाएगा। हाँ, और हकीम साहब मैंने कुछ लोगों को देखा है वो डाइट करते हैं, एक्सरसाइज की और अपना खाना जो है कम किया, लेकिन वो वेट लूज़ करते हैं, लेकिन जब वो दोबारा चलें 2 महीने 3 महीने डाइट की पतले हो गए, फिर दोबारा कुछ खाना शुरू किया, फिर वहीं का वहीं आ जाते हैं। देखें, जो भी ऐसी डाइट है, देखें कोई भी जब किसी को मरीज़ होता है, कोई भी मर्ज़ हो, मोटापा भी एक मर्ज़ है ना। जी बिल्कुल, ठीक है। अब जब मरीज़ ठीक हो जाता है तो फौरी तौर पे एक बुखार ही है, मरीज़ जब ठीक हो जाता है तो एकदम ऐसा तो नहीं करते दोबारा एकदम उतनी मिकदार में और वही चीज़ें दोबारा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है खाना शुरू करेगा, तभी होगा ना। अगर एकदम आज बुखार उतर गया, कल आपने वैसे ही पूरी डोज से जैसे आप पहले खाते थे खाएंगे तो फिर आपको तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी आपका जो मोटापे पे आपने कंट्रोल किया है तो आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐसी खुराक को इस्तेमाल करना है और ये ख्याल करना है कि खाने के बाद उसको बर्न भी करना है। आपने वॉक भी करनी है, आपने एक्सरसाइज भी करनी है, और जब वो ऐसा करते हैं तो यकीनी तौर पर आपका कांस्टेंट स्टैंड रहता है जो आपका वेट था। अब मैं खुद जो है अपना वेट जो है इसको मैं चेक करता रहता हूँ, और थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा बढ़ने लगे तो बड़ी मतलब तवज्जो से उसको कम करने, और तकरीबन 10 साल से एक ही थोड़ा सा बढ़ता है फिर उसको वापस ले आते हैं। तो अगर कोशिश की जाए तो फिर आप कर सकते हैं हर चीज़। उसके लिए मैं आपको स्लिमिंग जो है सूप एक बताता हूँ। इसमें शिमला मिर्च, हरी प्याज जो होती है, ये हरा वाला प्याज, और टमाटर, बंद गोभी, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये तो सब्ज़ियाँ, इसको आपने सब्ज़ियों को लेना है। और इसके तकरीबन इसमें जो है पानी में अच्छा पानी इसमें डालना है, और पानी जब थोड़ा कम हो जाए और इसमें आपने ज़ीरा सफ़ेद का, इस सारी चीज़ों का पाउडर बना लें। ज़ीरा सफ़ेद, सौंफ, लखनऊ, सना मक्की, असर रसूख और जंजीबील, इसका सफ़ूफ थोड़ा सा उसमें डालकर और ये सूप पिए, इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत फ़ायदा हो। बिल्कुल सही। हमारे घर में भी एक मेरी भी बहन है, वो जब डाइट करती है पतली हो जाती है, 2 महीने 3 महीने के बाद फिर कुछ खाया तो फिर मोटी हो गई। नहीं, ये तो खाली कोई भी हो, हमेशा वेट अपनी हाइट के मुताबिक परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल तो हकीम साहब, माजरत रोक रही हूँ, कॉलर भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं हकीम साहब से बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल कीजिए, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी, क्या सवाल है आपका? हकीम साहब से क्या पूछना चाहते हैं? मेरा काइंडली एक मेरी बात छोटी सी सुन लीजिए। मुझे लगता है आप टीवी से सुन रहे हैं, जब आप टीवी से सुनेंगे तो आप जो है प्रॉपर तरीके से हमें नहीं सुन पाएंगे, आपका ध्यान बढ़ जाएगा ना। आप काइंडली टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे भी आवाज़ आ रही है, वो मुझे भी डिस्टर्ब कर रही है। जी, मैं सवाल कर रहा हूँ हकीम साहब से, जी मैं बीमार हूँ, मुझे बॉडी में वाइट सेल है, तो जो तिली होती है मतलब लेफ्ट साइड में वो बड़ी हुई है, तो बताएं मेहरबानी करके कि जो वाइट सेल है हमारी बॉडी में, इनका क्या इलाज है? और दूसरा मतलब वाइट सेल जो होते हैं इंसान को। मोहतरम, ऐसा है, एक तो टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात करें, दूसरा ये है कि आप इसकी रिपोर्ट वगैरह मुझे भेजें, क्या सिचुएशन है उसको समझकर फिर मैं आपको बेहतर मशवरा दे सकता हूँ। इसका डाइट प्लान क्या होगा, सारी चीज़ें उसके मुताबिक ही फिर आपको बेहतर बताया जाएगा। और साथ हम यहाँ पे जो रेमेडीज़ बताते हैं हकीम साहब, वो उनका जो
حکیم صاحب نے جو آپ کو وہ ریمیڈیز بتائیں گے وہ ان کا جو ہے اس کے مطابق ہومیوپیتھک، لیکن آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ساتھ ضرور رابطے میں رہیے گا. باقی حکیم صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنی رپورٹس بھیجیں گے تو تب وہ دیکھیں گے تو تبھی کچھ بتا سکیں گے، لیکن اپنے جی پی سے بھی آپ رابطے میں رہیے گا. ٹھیک ہے؟ ہر کوئی بھی بیماری وہ تو راستہ ہم نے کر لیا، 4 سال ہو گئے ان کے علاج، دوائی کبھی نہیں دی. دیکھیے آپ اس کے لیے آپ اپنے جی پی سے کانٹیکٹ کیجئے. کوئی بھی مرض ہو تو اس کے لیے دوائی تو ضرور لینی چاہیے. جو بھی آپ کو ادھر سے سہولتیں ہیں جی پی آپ کا ہوگا اس سے مشورہ ضرور کریں اور اس کا ضرور دوائی لیں. دوائی تو بہت ہی ضروری ہوتی ہے. دوائی نہ لینا یہ تو سمجھداری نہیں ہوتی نا. اور جب آپ کو پتہ بھی چل گیا آپ کی یہ کیفیت ہے تو دوائی ضرور لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جڑی بوٹیوں سے نوازا ہے، اور اسی لیے نوازا ہے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 طریقہ علاج بتائے ہیں. ایک جڑی بوٹی طریقہ علاج سے جس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا قرآنی آیات سے علاج. جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی رہنمائی کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بھی اہمیت دیں اور ان سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. بالکل صحیح. اچھا حکیم صاحب، میں آپ سے پہلے بھی بات کری تھی، آپ نے رشتوں کرانے کا جو شادیوں کا کوئی سلسلہ بھی آپ نے شروع کیا ہے، اس کے متعلق آپ کچھ بتائیں گے وہ کیسا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اپنے معزز ناظرین کے کہنے پہ اوپر ہی بہت سی ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں. ہمارا پبلک ریلیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. اور ہمیں اپنے ناظرین نے ہی ہمیں کہا کہ آپ کے پاس جو فیملیز آتی ہیں ان سے آپ تھوڑا سا رشتوں کے بارے میں بات کر لیا کریں اور لکھ لیا کریں. اور وہ سلسلہ ہم نے کہنے کے اوپر چلو کسی کے ہم کام آ سکیں، ہمارے ذریعے اگر کسی کو فائدہ پہنچ سکے تو وہ ہمارے پاس بہت سے لوگوں نے اپنے نام اندراج کرائے ہیں، رجسٹریشن کرائی ہے، جس میں ہر قوم کے ہمارے پاس رشتے ہیں. ارائیں، مغل، جٹ، جتنی بھی فیملی ہیں، کشمیری، گجر وغیرہ، اور خصوصی طور پڑھے لکھے اچھی فیملی سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سادات، اہل سنت اور اہل شیعہ کافی مقدار میں لڑکے لڑکیوں کے تعلیم یافتہ اچھے گھرانوں کے موجود ہیں. اگر آپ بھی اس سلسلے میں رہنمائی چاہتے ہیں، اپنے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے متفکر ہیں، تو وہ آپ بھی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں بذریعہ ٹیلیفون بھی، ای میل کے ذریعے بھی. اگر ای میل کا آپ کو مشکل ہو تو گوگل سرچ میں حکیم شفقت علی شاہ ڈالیں تو آپ کو معلومات مل جائے گی. جی، آپ کو یہ بھی خوشخبری مل گئی. باقی اگر رشتوں کا مسئلہ کو پرابلم ہے جو کہ آج کل بہت ہے، تو اگر آپ حکیم صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ ان کا جو نام ہے سید حکیم شفقت علی شاہ کا نام آپ ٹائپ کریں گے تو ان کی جو ای میل یا ویب سائٹ جو ایڈریس وغیرہ ہے وہ آ جائیں گے. آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، ان کو ای میل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. باقی اگر ان کا نمبر چاہیے تو آپ ہمارے اسی سیم نمبر پہ کال کر کے ہمارے پروڈیوسر سے بات کر کے نمبر بھی لے سکتے ہیں. اور باقی پروگرام جب اختتام ہوگا اس کے 15-20 منٹ تک حکیم صاحب یہیں ہوں گے، تو اس کے بعد بھی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے ختم ہونے کے بعد 15-20 منٹ تک تو آپ کال کر کے بات کر سکتے ہیں. جی، بعض لوگ تو ہوتے ہیں موٹاپے کی طرف مائل، اور کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہم کمزور ہیں، ہمیں جو ہے بلٹ اپ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب بہت سے لوگوں کی یہ پرابلم ہے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ایسی چیزیں دی ہیں. اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ جو غذا دی جا رہی خصوصی طور پہ بچوں میں، مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے دوسرے بچے کی طرح تناور، موٹاپا نہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے. حالانکہ بچے جو ہیں ہمیشہ جو ہے تندرستی اس کو کہنی چاہیے جو ایکٹیو ہو، ٹھیک ہو. بالکل سے بالکل سے ہم کہتے ہیں نہیں ان کا بچہ موٹا ہے، ہمارا پتلا ہے، ہمارا کیوں نہیں موٹا. اور دیکھنا اب ہوتا ہے کہ بچے کا جو ویٹ، خوراک تو بہت کھا رہا ہے. کئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں جن کی مائیں شکایت اکثر کیا کرتی ہے ہمارا بچہ کھاتا نہیں. کھاتا کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ کھانے میں وہ زیادہ یہ فاسٹ فوڈ کی طرف اس کی توجہ ہے، فیزی ڈرنکس ہیں، چاکلیٹس ہیں، ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے. اس سے بھوک اس کی جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کھانے کی طرف توجہ نہیں دیتا. اور سب سے بہتر جو ہوتا ہے غذا میں، ماں کے دودھ کے بعد اگر ہم بچے کو گوٹ ملک کی طرف لگائیں بکری کے دودھ کے اوپر، تو وہ اس کے لیے بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ماں کے دودھ کے بعد جب دوسرا دودھ شروع کیا جاتا ہے تو وہ گوٹ ملک کریں.
और फिर देखें कि एक बच्चे को अगर आप गॉट मिल्क दे रहे हैं और एक बच्चे को आप काउ मिल्क देती हैं, तो उसके आप देखेंगे कुछ अरसे का दोनों में फ़र्क आप मुआवजा कर लें, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें किस में बेहतरी है। अब देखें, बकरी जो है अपनी ग़िज़ा दरख्त पर चढ़कर पत्ते वगैरह खुद तोड़ लेती है, कितनी एक्टिव होती है। गाय या भैंस इतनी एक्टिव नहीं होती। बकरी का दूध जो है वो पतला होता है, जल्द हजम हो जाता है, उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होती है। गाय का दूध उससे गाढ़ा होता है और भैंस का दूध उससे भी गाढ़ा होता है। ठीक है, हमें अपने आप को एक्टिव रखने के लिए सुन्नत नबी पर अमल करते हुए हमें चाहिए कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको ज़्यादा पसंद किया। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। और जब हम थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो हमारी सेहत में बहुत बेहतरी होगी। बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल आ गया। सब लोग कहते हैं, उसके बारे में आपका ख्याल मैं पूछना चाहूँगी कि मछली खाने के बाद बोलते हैं कि दूध पीने से वो स्किन उतर जाती है ऊपर से। नहीं, तो बर्स का आपका जो कंसेप्ट कह रही हैं वो मैं आपको, हाँ जी, तो वो उसके बारे में आप कुछ देखें। ये हमारी पुरानी तिब्बी कुतब में हमारे बुज़ुर्ग अतिबा थे, उन्होंने किताबों में ये लिखा है कि एक आबादी में लोग जो रहते थे उसके करीब, उन्होंने मछली खाई और मछली खाने के बाद उन्होंने दूध पिया और काफ़ी लोगों को सफ़ेद दाग, बर्स, फुलबेरी, लेकोडर्मा, वेटेलिगो, ये एक ही नाम है सारे, ठीक है, उनको ये सफ़ेद दाग हो गए। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जल्दी अमराज में बहुत ही महारत रखते थे और उनके पास एक्जिमा, चंबल, ये खारिश और ये लेकोडर्मा और इसके अलावा जो है सोरियासिस वगैरह के बेशुमार मरीज़ आते थे। और उन्होंने जब इसकी रिसर्च की तो वो ये रिसर्च थी कि आम तौर पर आपने देखा होगा हमारे जो बांग्लादेश वगैरह जो इलाके हैं, जी जी, वहाँ औरत जो है बच्चे को दूध भी पिला रही होती है और मछली भी खा रही, क्योंकि उनकी रूटीन की ग़िज़ा है। तो उनको तो सबको नहीं होती। ठीक है, ठीक है, अगर ये हो तो फिर बहुत सी फ्रेंच ग़िज़ाएँ हैं उसमें दूध और मछली का मिलाप होता है, अगर वो हो तो वो लोग तो ऐसा ना करें। ठीक है, ये ऐसा हुआ रिसर्च करने के बाद उस इलाके में जो जब ये ज़माना मछली के, जब मछली बच्चे देती है, उस ज़माने में ये हुआ वाक़या और उसने मछलियों ने कोई ऐसी ज़हरीली चीज़ खाई और वो मछली जब इंसान ने इस्तेमाल की तो उनको ये रिएक्शन हुआ। लेकिन हिफ्ज़ मतक़द्दम के तौर पर, क्योंकि हमने बुज़ुर्गों से बड़े हमें कहते हैं, तो हम फिर भी एहतियात करते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि ये मछली जो आई है ये इसकी अब बच्चे देने वाली थी कि नहीं देने वाली थी, कौन से मौसम में थी और इसने हो सकता है कौन सी इसमें चीज़ इस्तेमाल की हो। एहतियात के तौर पर फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। जब हम दूध या दूध की बनी हुई की चीज़ सामने आपके टेबल पे पड़ी हो तो साथ में मछली भी पड़ी हो, एक चीज़ का आपने इंतखाब करना है, आप एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। एहतियात इसलिए कहते हैं कि इलाज से बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसलिए हमने फिर भी एहतियात करनी है, क्योंकि जो भी बुज़ुर्गों ने, क्योंकि बुज़ुर्ग जो चीज़ उनके तजर्बे में आती है, जो उन्होंने किताबों में लिखा है, वो गलत नहीं। सही। हकीम साहब, एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं हकीम जी से कुछ पायल्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी, पूछिए, क्या सवाल है? हेलो जी हकीम साहब। वालेकुम सलाम जनाब। वालेकुम सलाम जी। मैं मिस्टर सिंह बोल रहा हूँ। पायल्स के लिए क्या करना चाहिए? पायल्स आपको जो है हेमोराइड्स, पायल्स, बवासीर खूनी है या बादी है? ब्लड आता है कि नहीं? सरदार जी खूनी बवासीर हैगी है या तो कि ना बादी बवासीर है? खूनी है जी, खूनी है। ठीक है। और डॉक्टर वगैरह देते हैं कोई वो
2-3 मास ठीक रहती है, फिर खराब फिर हो जाता है? नहीं, इंशाअल्लाह ताला इसके लिए तिब में बहुत ही अच्छा जो है अल्लाह ताला ने ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं। अगर हम मुस्तकिल मिजाजी बीमा परहेज़ उसका इस्तेमाल करें और अपने डाइट में तब्दीली ले आएँ और ऐसी डाइट को इस्तेमाल करें जिससे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ ना हो, तो फिर आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसका फ़ायदा होता है। ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि जिसके इस्तेमाल से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला ब्लीडिंग जो है उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके साथ साथ जो है जो अगर इसके साथ मस्से या मोके वगैरह भी जो हों उसके लिए भी ख़ुसूसी तौर पर जड़ी बूटियों की ऐसी ऑइंटमेंट तजवीज़ की जाती है जो रात सोते वक्त और सुबह अजाबत के बाद मकत में लगाने से उसमें भी आस्ता आस्ता वो श्लिंग होना शुरू हो जाते हैं और वो ठीक होने का अमल शुरू हो जाता है। इसके लिए प्रॉपर एक डाइट प्लान जो है तजवीज़ किया जाता है जो कि मरीज़ की जुमला सिम्टम्स को मद्देनज़र रखकर, अगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कोई मैदे का मसाइल तो नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, शुगर है नहीं है, उसके मुताबिक फिर आपको एक डाइट प्लान, उसकी बहुत अहमियत है, उसके ऊपर आपने अमल करना है। और इसके साथ साथ कौन सी जड़ी बूटियाँ ऐसी सिचुएशन के लिए फ़ायदेमंद है उसको आपने इस्तेमाल करना है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी होती है, परहेज़ किन चीज़ों से करना है। ऐसी सिचुएशन में जब पाइल्स का हो, ये मसाले गर्म मसाले वाली चीज़ें हों और गोश्त अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो तो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्म चीज़ें ख़ास तौर पे ड्राई फ्रूट वगैरह उससे भी आपने एहतियात करनी है। और अगर आप अनार का जूस फ्रेश लें और घर पे वो बनाएं जो मशीन से ख़ुद निकालें और सेल्फ मेड 1 गिलास हो अबाउट 300 ml, उसमें 2 चम्मच आंवले का जूस ऑर्गेनिक फ्रेश आंवले का जूस और 2 चम्मच जामुन का जूस मिलाकर सुबह 1 गिलास और शाम को 1 गिलास पिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो जड़ी बूटियाँ हैं उससे भी ज़रूर इसको इस्तेमाल करें ताकि मुस्तकिल फ़ायदा हो। अच्छा हकीम साहब, क्योंकि आप स्किन के बारे में भी आपके पास काफ़ी जो चेहरे पे आ जाते हैं स्पॉट दाने वगैरह, फिर उनके जाने के बाद उनके दाग आ जाते हैं, उनका कोई हल है? देखें, अब जो चेहरे पर जो दाने वगैरह निकलते हैं वो रिलेटेड होती हैं उम्र के हिसाब से भी होते हैं। जब टीनेज बच्चे बच्चियां उनको हार्मोनल चेंज आता है, उसकी वजह से किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, उसको मद्देनज़र रखना होता है कि क्या क्या चीज़ें इनके लिए फ़ायदेमंद है। और ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए बेशुमार अल्लाह ताला ने ऐसी हमें जड़ी बूटियाँ अता की हैं, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे हमारे कम्प्लेक्शन में भी बेहतरी आ जाती है और वो दाने वगैरह जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर निशान भी नहीं पड़ते। अब इसके लिए बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि खाने के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं और साथ साथ ऐसे मास्क हैं जो फ्रूट और हर्बल मास्क जिसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसके इस्तेमाल से पहली दफ़ा लगाने से जिल्द चेहरे पे स्मूथ यानी उसमें नरमी आ जाती है और कम्प्लेक्शन में भी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं और उसमें ये है। साहब कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनको भी कहते हैं शामिल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? सॉरी जी जी बताइए, कौन बात कर रहे हैं? मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ या 2-3 पूछ सकती हूँ? 2-3 बीमारियों के बारे में। नहीं, अभी तो टाइम हमारे पास कम ही है, आप एक ही सवाल पूछ लीजिए। अच्छा, अभी मैंने दूसरे चैनल पे सुन लिया सेहत के बारे में, होम्योपैथिक बता रही थी कि बॉडी में जो पेन होते हैं यूजुअली थकावट बहुत होती है बंदे को। वजह तो और बहुत भी होती है, लेकिन विटामिन डी की वजह से आज सभी को हो रहा है ये प्रॉब्लम।
تو اگر وٹامن ڈی ٹھیک ہو گیا اور پھر بھی یہ تھکاوٹ بہت ہوتی ہے تو وہ عورت بتا رہی ہے کہ یہ میگنیزیم کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, میگنیزیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ پتہ کرنا چاہتی تھی, تو اگر حکیم صاحب بتا دیں. صحیح, آپ دیکھیں میگنیزیم اگر کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ سچویشن اس نے کیا بتائی, کسی نے, ہر ایک کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اپنا اپنی اس کی سوچ ہوتی ہے, اپنا اس کا تجربہ ہوتا ہے. ہم کسی کے جو اس نے کہا ہے اس کے بارے میں نہیں, ہم اپنے جو نالج ہے, جو ہم نے اپنے بزرگوں سے جو ہم نے علم جو ہے پریکٹیکل نالج حاصل کیا ہے, اس کے تجربے سے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جسم میں تھکاوٹ تبھی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ضرور ہوتی ہے. اب ہسٹری کیا ہے اس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ مرض کیا ہے. حکیم صاحب ہمارا جو ٹائم ہے وہ اختتام کو ہے, تو ہم نیکسٹ پروگرام میں اس پہ ضرور انشاءاللہ بات کریں گے, کرنا چاہیں گے ضرور. آپ میرے حال میں دعا سے اختتام کرتے ہیں, تو آپ چلتے ہیں. دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹرڈے کو ہم کمنگ سیٹرڈے کو ہم ہوں گے ساؤتھ ہال میں 2 بجے سے 6 بجے تک, اور 2 ویک کے بعد یعنی اس منڈے کو نہیں, اس سے بعد جو منڈے آئے گی وہ ہم ہوں گے برمنگھم میں 1 بجے سے 3 بجے تک, اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے مانچسٹر میں. ہم اب ہمارا بہت سے ہمارے جو کالرز تھے جن کو ہم لے نہیں سکے کیوں میں تھے, ان کے لیے یہی ہے کہ میں 10-15 منٹ تک اسی نمبر پہ ہوں گا, جب پروگرام ختم ہو جائے وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے, ان کے نقش قدم پر چلتے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹیوزڈے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. آپ کی دعاؤں کا طالب حکیم شفقت علی شاہ. مع السلام. بہت شکریہ حکیم صاحب, تھینک یو سو مچ. اور آپ سب کا بھی شکریہ, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام طب اور صحت, اور آپ جنہوں نے کال کی تمام کالرز کا شکریہ. اور اگر بات آپ کرنا چاہتے ہیں جن کی کال نہیں مل پائی حکیم صاحب سے, تو 15-20 منٹ تک وہ یہیں ہیں, آپ سیم نمبر پہ کال کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں. باقی جو ہے جو ریمیڈی انہوں نے بتائی وہ ان کے ہومیوپیتھک اور ان کے علم کے مطابق تھی. باقی آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے گا, اور اسی کے ساتھ اپنے انشاءاللہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دن میں کسی اور پروگرام میں. آپ اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ طبی طریقہ لائے, دیسی طریقہ لائے, جڑی ہومیوپیتھک اور ہوتی ہے. میں نے پھر وہ برا لگتا ہے نا بہت, میں اس میں نے کہا چلو اب میں نے نہیں آف کام وہ بھی ہومیوپیتھک کہنے سے کچھ نہیں. اوکے آگے آگے نمبر دے دو اس کو, نمبر دے دو اس کو. جی السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ شکر. کون سا بول رہے ہیں؟ ہاں جی کون سا بول رہے ہو؟ جی ہاں جی ہیلو. ہاں جی السلام بولو. علیکم. ہاں جی کون سا بول رہے ہو؟ جی میں آئی ویکم سے بول رہا ہوں. مجھے ایک پرابلم ہے کہ میں نے جو ہے نا آپ کے ٹی وی سے مشین کے پیسے دیے تھے, آٹا گوننے والی. ہاں جی, لیکن نہ مشین ملی ہے نہ پیسے ملے ہیں, 4-5 مہینے ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں بس جی ہم آپ کو پیسے واپس جلدی بھیج دیں گے, لیکن کوئی نہیں. کون کس کو دیے تھے؟ آپ کو مدد کر سکتے ہیں اس میں؟ کیا جی کیا کیا تھا, کون بول رہے ہیں؟ جی میں حافظ خوش بخت رحمان بول رہا ہوں. کدھر سے؟ ہم نے آرڈر کی تھی ایک مشین آٹا گوندنے والی آپ کے. اچھا آپ ایسا کریں کہ وہ میرا تعلق نہیں, میں تو حکیم شفقت علی شاہ بول رہا ہوں. آپ اس کو دوبارہ آپ ٹیلی فون کریں تو آپ کو دوسرا یہ جو ہے ڈی ایم کے جو رسپانسبل آدمی ہے ان سے بات کریں.